गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है भारत में मिट्टी संसाधन। आप जानते हैं कि मिट्टी या मृदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वन्य जीव जंतुओं, मनुष्य व वनस्पतियों सभी को पोषण प्रदान करती है। मनुष्य की जो मूलभूत आर्थिक क्रिया है कृषि, उसके लिए मृदा महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत में विभिन्न प्रकार के धरातलीय स्वरूप व जलवायु विविधता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से बनती है। भारत में उत्तर के विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी ब्रह्मपुत्र, सिंधु व गंगा नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से निर्मित हुई है। इस मिट्टी का विस्तार दक्षिण के तटीय क्षेत्रों में भी, पूर्वी व पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। यह मिट्टी चूना, फास्फोरस व पोटाश में अधिक होने के कारण इस मिट्टी की गुणवत्ता व उर्वरता बहुत अधिक है। मुख्य रूप से भारत की जो मुख्य फसलें हैं गेहूँ, चावल, गन्ना, दलहन, उनके पैदावार के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत उपयुक्त सिद्ध होती है। इसके बाद हमारी दूसरी जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी अपनी नमी धारण करने की क्षमता के कारण कपास की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। इसी कारण इसे रेगुड़ मिट्टी या कपास वाली काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट व पोटाश की अधिकता के कारण वह बहुत ही उपजाऊ होती है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु व मुख्य रूप से कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आती है हमारी लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर व पश्चिमी घाट के पर्वतपदीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में पाए जाने वाले लौहांशों के कारण होता है। यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं लैटराइट मिट्टी की। लैटराइट मिट्टी उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में भारी वर्षा में निक्षालन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनती है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। यह मिट्टी मोटे अनाजों और विशेष रूप से काजू के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। केरल व तमिलनाडु में उचित तकनीकी के प्रयोग के द्वारा व जैविक खादों के प्रयोग के द्वारा इस मिट्टी में चाय व कॉफ़ी के उत्पादन का प्रयास किया गया है, जो कि सफल हुआ है। इसके बाद जो अगली मिट्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मरुस्थलीय मिट्टी। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्य रूप से इस मिट्टी का विस्तार भारत के उन क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ पर पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता नहीं होती है, इस कारण वह कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। यह मिट्टी एसिडिक होती है और साथ में इसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों व गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी में अगर हम सिंचाई के संसाधनों का उचित प्रयोग करें तो कृषि कार्य, मोटे अनाजों का उत्पादन हम कर सकते हैं। इसमें एक जो प्रयास किया भी गया है भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सिंचाई करके कृषि कार्य करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद हमारी अगली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। इस मिट्टी में जो निचले ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी उपजाऊ होती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, जबकि पर्वतों के ऊपरी ढालों पर इस मिट्टी की गहराई बहुत कम होती है, इस मिट्टी का अपरदन बहुत कम होता है। इस कारण यह कृषि कार्य के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती है। परंतु अगर हम निचले ढालों पर सोपानी कृषि या हम जिसे कहते हैं सीढ़ी नुमा कृषि व जैविक खादों के प्रयोग के द्वारा इस मिट्टी को उपयोगी बना सकते हैं।
ये तो थी हमारी 6 प्रकार की मिट्टियाँ। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी जो कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, उसको हम कैसे संरक्षित करें, क्योंकि जिस प्रकार अन्य संसाधन जो हैं वो ह्रास की कगार पर हैं, उसी प्रकार मिट्टी भी ह्रास की कगार पे है। तो हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे हम मिट्टी को संरक्षित कर सकें।